अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फ़खर एडवोकेट हाई कोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कानून शहादत आर्डर 1984 यानी लॉ ऑफ एविडेंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज इस लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर है। अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने जस्ट डिस्कस किया था व्हाट इज लॉ ऑफ एविडेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, वर्ल्ड वाइड सिनेरियो एंड हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो डी स्टूडेंट्स, आज हमने प्रॉपरली अपने कानून शहादत आर्डर QSO 1984 का जो आर्डर है हमारा, उसको हमने प्रॉपरली स्टार्ट किया है। मेथड ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर यूट्यूब पर और भी QSO के बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हम क्लासेस में भी पढ़ते रहते हैं, स्कैटर्ड डाटा, रैंडम डाटा हर जगह पर अवेलेबल है। जब हम कोई बात सुनते हैं वक्ती तौर पर याद रहती है लेकिन भूल जाते हैं। और जब स्पेशली हम जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जिस तरह से सिविल जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, ADPP, DDPP, अटॉर्नी एंड अदर लीगल एग्जाम्स, जब हम जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो जो हमारे सीनियर्स हैं, मेंटोर्स हैं, जो हमारे प्रोफेसर हजरात हैं, जो हमारे कॉम्पिटेंट मेंटोर्स हैं, वो हमें बताते हैं कि बच्चा बेयर एक्ट्स पढ़े। वो कहते हैं कि बेयर एक्ट्स पढ़ें, बेयर एक्ट से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट्स की ये डिफरेंट क्वेरीज आई हैं कि सर बेयर एक्ट वाइज जो है कोई लेक्चर अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा लेक्चर अवेलेबल नहीं है जो बेयर एक्ट में ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करवाता हो। कोई ऐसा लेक्चर नहीं मिल रहा जिसमें हर आर्टिकल को एक्सप्लेन के साथ डिटेल के साथ जो है वाज़ह किया गया हो। तो हमने इस बात को इंश्योर किया है कि आपकी ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस हम जो है क्लियर करेंगे। तो इसलिए सबसे जो बेस्ट मेथड है वो हमने अपनाया है। हम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स, एक एक आर्टिकल को हम वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे, एक एक आर्टिकल को, एक एक चैप्टर को, यानी हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। और बेयर एक्ट से जब आप कोई भी लॉ ऑर्डिनेंस एक्ट पढ़ लेते हैं तो फिर आपको किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहती। जब आपके बेयर एक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको चाहे किसी भी किस्म का सवाल उस रेलिवेंट एक्ट से दे दिया जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले हम बेयर एक्ट को कंप्लीट खत्म करेंगे। कानूनी शहादत आर्डर का जो हमारा बेयर एक्ट है उसको कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारा ऑर्डिनेंस जब कंप्लीट हो जाएगा, QSO का तमाम आर्टिकल्स हम खत्म कर लेंगे, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कैसे समझना है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है और आपने सॉल्यूशन में क्या बताना है। और उसके बाद हम अपने रेलेवेंट एग्जाम्स के, जुडिशियल एग्जाम, सिविल जजेस, ADPP के हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे QSO से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन चीजें अपने माइंड में रखें कि अगर आपने मेरे लेक्चर सुनने हैं मेरे साथ, आपने रेगुलर रहना है। पहली बात, जब भी लेक्चर आप मेरा सुने, फुल तन्हाई में बैठ कर सुने, फुल कंसंट्रेशन के साथ सुने और आपके पास एक डायरी और एक पेन होना चाहिए, ताकि जो भी किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन आपको आती है ड्यूरिंग लेक्चर तो आप वो लिख सकें और बाद में मुझसे पूछ सकें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जो कि हमने QSO स्टार्ट किया है, इसका आपके पास अगर QSO की बुक है जिसको आप बेयर एक्ट कहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इंटरनेट से भी QSO 1984 का ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं, किसी से नोट्स ले लें। बेटर तो यही है कि आपके पास QSO का बेयर एक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ईच आर्टिकल टू आर्टिकल आपको बेयर एक्ट से पढ़ा रहा हूँ। हर आर्टिकल की मैं आपको वजाहत बता रहा हूँ। आपने ये करना है कि जब आप लेक्चर मेरा सुन रहे होंगे आपके सामने पड़ा होना चाहिए बेयर एक्ट ओपन। जिस तरह से मैं कहूं कि मैं आर्टिकल 3 पर हूं, आप उस वहां पर आर्टिकल 3 को टिक कर दें। जो लाइन मैं कहूं कि आप इस लाइन को हाईलाइट कर दें, वो लाइन आप वहां पर हाईलाइट कर दें, ताकि जैसे जैसे हम अपना सिलेबस खत्म करते जाएं आपको भी सेटिस्फेक्शन होती जाए कि आपने QS ऑर्डिनेंस के इतने आर्टिकल्स खत्म कर लिए हैं, इतने चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं। You will be satisfied after this method. Understand?
तो ये दो बातें आपने बहुत ज़रूरी अमल करनी है। पहली बात, हमेशा अपने पास मेरा लेक्चर सुनते वक्त आप ये जो मेन पॉइंट्स मैं इधर लिखता हूँ व्हाइट बोर्ड पर, ये पॉइंट आप अपने डायरी पर रजिस्टर पर नोट कर लिया करें। और दूसरी बात, जब भी आप मेरा क्यूएसओ का लेक्चर सुनेंगे, इस बात को इंश्योर करेंगे कि आपके पास क्यूएसओ की बुक या क्यूएसओ का बेयर एक्ट हर हाल में होना चाहिए, और जो आर्टिकल मैं पढ़ा रहा हूं उस आर्टिकल को आप उधर से टिक कर दें। जैसे ही मैं इधर से आपको आर्टिकल समझाऊंगा उधर से आप टिक कर देंगे, इधर से आपको समझ आ जाएगी, उधर से भी आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये वाला टॉपिक, ये वाला आर्टिकल अब क्लियर हो चुका है। तो आपकी तैयारी जो है वो आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन फील हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो आए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्यूएसओ कानून शहादत आर्डर 1984, बेयर एक्ट, हम बेयर एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। पार्ट 1 आपका है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। इस पूरे बेयर एक्ट के 3 पार्ट्स हैं, और फर्स्ट पार्ट आपका है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, और फर्स्ट चैप्टर आपका है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें होंगी जी। तो आर्टिकल 1 आपका क्या कहता है? आर्टिकल 1, अच्छा एक बात मैं आपको बताता चलूं, आपके बेयर एक्ट में या आपकी बुक में एक आर्टिकल की जितनी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसका क्रक्स, उसका टाइटल, उसकी एक शॉर्ट समरी, जो मेन इंपॉर्टेंट की वर्ड हैं, यानी 8-10 लाइनों का जो एक क्रक्स है, टाइटल है, जो 8-10 लाइनों का की वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो मैंने यहां पर लिखा है। मैंने यहां पर कंप्लीट का कंप्लीट आर्टिकल जिस तरह के आपकी बुक में लिखा है वैसा नहीं लिखा, क्योंकि उस तरह लिखने के लिए एक तो बहुत ज्यादा जगह इंपॉर्टेंट चाहिए, एक जगह बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो हमने अपनी फैसिलिटी के लिए जस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इसके साथ जब भी मैं ये बात करूंगा मैं आपको पूरे के पूरे आर्टिकल का एक कंप्लीट सिनेरियो बता चुका हूंगा कि आपके फर्स्ट आर्टिकल में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट बात है, यही बात समझने वाली थी, और अब आपका आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको और मजीद उसको पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड जी? आर्टिकल 1 यहां पर मैंने लिखा ऑल ओवर पाकिस्तान ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब ये है कि जो आपका क्यूएसओ है, कानून शहादत ऑर्डर 1984, वो पूरे पाकिस्तान में प्रिवेल करेगा, यानी लॉ ऑफ एविडेंस पूरे पाकिस्तान में, उसकी जो एक ज्यूरिसडिक्शन है वो पूरे पाकिस्तान के लिए है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी अदालत में अगर किसी किस्म का कोई एविडेंस चाहिए होगा, या एविडेंस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, गाइडेंस चाहिए होगी, प्रोसीजर चाहिए होगा, तो आपको क्यूएसओ प्रोवाइड करेगा ऑल ओवर पाकिस्तान। और इन ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आर्टिकल 1 में बयान की गई है कि पाकिस्तान में जितनी भी किस्म की कोर्ट्स होंगी, रेवेन्यू कोर्ट्स होंगी, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, टेररिज्म कोर्ट्स, बैंकिंग कोर्ट्स एटसेट्रा, जितनी भी किस्म की कोर्ट्स होंगी, तमाम कोर्ट्स के लिए हमारा जो क्यूएसओ है, कानून शहादत ऑर्डर यानी लॉ ऑफ एविडेंस, वो प्रिवेल करेगा। अंडरस्टैंड? तो आर्टिकल 1 में बस ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी कि पूरे पाकिस्तान में इसकी ज्यूरिसडिक्शन है कानून शहादत ऑर्डर की, और तमाम अदालतें जो हैं वहां पर ये एनफोर्सेबल है, लॉ ऑफ एविडेंस। आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 में कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं, सिंपल डेफिनेशंस। कोर्ट का क्या मतलब है, अदालत क्या होती है, ये बातें हम जानते हैं। डॉक्यूमेंट, किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। एविडेंस, कोई भी ऐसा एविडेंस जो आपके इशू से रिलेटेड है, आपके जो मसले मसाइल ट्रायल जहां पर चल रहा है वहां पर कोई भी आप ऐसा एक फैक्ट लेकर आते हैं तो उसको एविडेंस तस्वर किया जा सकता है। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी भी आपके एविडेंस से रिलेटेड हो सकती है, आया तो सच्ची हो, झूठी हो, एटसेट्रा। कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई पब्लिक कम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। फैक्ट एंड इशू जो किसी भी इशू से रिलेटेड है, और रेलेवेंट फैक्ट्स जो किसी भी एविडेंस से, किसी ट्रायल से रिलेटेड, रेलेवेंसी जहां पे क्रिएट हो रही है। रेलेवेंसी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपके पूरे के पूरे चैप्टर्स में रेलेवेंसी पाई जाती है।
आप देखेंगे कि हर आर्टिकल में हम रेलेवेंसी का जिक्र करेंगे। तो ये कुछ सिंपल सी डेफिनेशन थी आर्टिकल 2 में, ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 है हु मे टेस्टिफाई, कौन बंदा है जो गवाही दे सकता है, किसको गवाही देने की इजाजत है, गवाही देने के लिए कौन बंदा कोर्ट में आ सकता है, उसके पास क्या होना चाहिए, ये सारा डिटेल हम आर्टिकल 3 में देखेंगे। ऑल पर्सन्स, तमाम लोग जो है वो गवाही दे सकते हैं, दे आर कॉम्पिटेंट विटनेस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन सी? एक्सेप्ट, सिवाय उन लोगों के, टू ओल्ड एज, या तो जिनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, ल्यूनेटिक जो मेंटली नॉट फिट हैं, कन्विक्टेड इन परजरी केसेस गिविंग फॉल्स एविडेंस, वो लोग जो अदालत ने जिनको कन्विक्ट कर दिया है कि उन्होंने पहले भी अदालत में आके इस किस्म की एक झूठी गवाही दी थी, तो वो लोग भी गवाही नहीं दे सकते। मेंटल लोग, बीमार, इस्लामिक, अच्छा, ये तमाम लोग जो हैं दे आर नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस, अंडरस्टैंड। इसके अलावा आप देखेंगे इस्लामिक गाइडेंस अबाउट विटनेस, इस्लाम जो है, आपकी शरीयत जो है, वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस की क्वालिफिकेशंस बयान करती है, और उस क्वालिफिकेशन में ये बातें आती हैं कि एक बंदा अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, शऊर उसमें होना चाहिए, किसी बात को समझने की सलाहियत उसमें होनी चाहिए, ठीक है, मुत्तकी परहेजगार आदमी होना चाहिए। तो ये तमाम बातें जो है वो आपका इस्लाम आपको बताता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 3 आपका बताता है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, कौन पर्सन है जो गवाही दे सकता है और कौन गवाही नहीं दे सकता। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। आर्टिकल 4 देखते हैं। नो जज कैन कंपेल टू एनी विटनेस अबाउट एनी स्टेटमेंट कोर्ट जस्ट एग्जामिन्ड, किसी भी जज को नो जज कैन बी कंपेल्ड टू एनी विटनेस, जब अदालत में किसी किस्म की ट्रायल प्रोसीजर चल रहे होते हैं तो किसी जज को ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि अगर आपको किसी बात का इल्म है या आपको किसी रेलेवेंसी फैक्ट्स की इल्म है, आपको किसी एविडेंस का नॉलेज है कि ये वकूआ कब हुआ था, कैसे हुआ था, आप वहां मौजूद थे नहीं थे, आपने सुना था नहीं सुना था, जज को किसी भी सूरत हाल में आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। यानी इन सिंपल वर्ड, जज को आप एज अ जानबूझ कर या जबरदस्ती से आप जज को किसी भी गवाही के लिए आप एनफोर्स नहीं कर सकते। जस्ट एक उसका एग्जामिन हो सकता है कोर्ट, एनी स्टेटमेंट कोर्ट जस्ट एग्जामिन, कोर्ट की जो स्टेटमेंट्स हैं उनका जस्ट एक एग्जामिन हो सकता है, वो भी सुपीरियर कोर्ट्स अगर अलाउ करें तो देन आप इस किस्म की कोई रेलेवेंट क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट अलाउड। आर्टिकल 5 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, ये जो लाइंस मेन लाइंस में बोलता हूं, ये जो है आप अपना एक आपका हेडिंग होती है आपके आर्टिकल की, अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज, जिस तरह से आपको हेडिंग से वाज़ेह हो रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। कम्युनिकेशंस, बातें ड्यूरिंग मैरिज, मियाँ बीवी की आपस की बातें जस्ट मियाँ बीवी में ही रहनी चाहिए, अंडरस्टैंड। मियाँ बीवी की आपस की बातें, कोई भी थर्ड पर्सन जाके उनके किसी भी रेलेवेंट या इररेलेवेंट केस में वहां पर किसी किस्म का अगर उसको एविडेंस चाहिए तो कोई थर्ड पर्सन वहां जाकर एविडेंस नहीं दे सकता, सिवाय हस्बैंड और वाइफ के। अगर हस्बैंड और वाइफ का कोई पर्सनल क्लैश आ गया है, किसी पर्सनल क्लैश की वजह से उनका कोई ट्रायल चल रहा है, किसी कोर्ट में एविडेंस की जरूरत है, तो उनकी जो आपस की पर्सनल कम्युनिकेशन है, मैरिज की जो उनकी अपनी कम्युनिकेशन है, उससे रेलेवेंट अगर किसी किस्म की एविडेंस चाहिए तो सिर्फ वो दो ही दे सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं दे सकता। आर्टिकल 6 एविडेंस एज टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब है आपका कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। अगर आपको किसी किस्म की गवाही चाहिए किसी भी स्टेट मैटर के लिए या किसी भी स्टेट के इशू के लिए या किसी भी स्टेट की एविडेंस से रिलेटेड है, रेलेवेंट है, नहीं रेलेवेंट है, स्टेट मैटर्स में आप गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं, आया कि वो फेडरल इंस्टीट्यूशंस हों, आया कि वो प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो सूबाई महकमे हों चाहे वो वफाक के महकमे हों, गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड में से कोई चीज एविडेंस के तौर पर पेश नहीं कर सकते।
एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, सिवाय इस बात के कि आपको जिस गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के रेलेवेंट डिपार्टमेंट से किसी किस्म का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने एज एन एविडेंस पेश करना कोर्ट में, तो फिर आपको एक एक्सेप्शन है कि आप जो है परमिशन फ्रॉम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो फिर जो जिस इदारे का, जिस इंस्टीट्यूशन का, जिस डिपार्टमेंट का, जिस सेक्शन का डिपार्टमेंट से आपको वहां से कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड चाहिए और उस रिकॉर्ड को आप कोर्ट प्रोसीडिंग में लाना चाहते हैं, आप उस रिकॉर्ड को एज एन एविडेंस पेश करना चाहते हैं, तो फिर आप उस मुतलका डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से परमिशन लेंगे। अगर वो आपको परमिशन देंगे तो फिर आप वहां से रिकॉर्ड लेकर कोर्ट एविडेंस पेश कर सकते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को आप एन एविडेंस पेश नहीं कर सकते। नंबर 7, आर्टिकल नंबर 7, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। ऑफिशियल कम्युनिकेशन का मतलब है जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी एक क्लाइंट का या एक रिलेशनशिप होता है मैनेजर का बिजनेस के साथ, कंपनी के साथ, या इस तरह से, या गवर्नमेंट का गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ, गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट सर्वेंट का पब्लिक के साथ, ये जितने ऑफिशियल किस्म के रिलेशनशिप्स हैं इनको आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से अबाउट एविडेंस, यानी यहां पर यह बताया गया किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर को, आया कि वो मजिस्ट्रेट है, जज है, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, पुलिस वाला है, कोई पर्सन भी है, ठीक है, उसको आप किसी भी किस्म के एविडेंस के लिए कंपेल्ड यानी मजबूर आप नहीं कर सकते, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते ऑफिशियल पब्लिक ऑफिसर्स को, अंडरस्टैंड। आर्टिकल 8, इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, किसी भी अगर किसी किस्म का कोई ऑफेंस हो गया है और उससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन है किसी पब्लिक ऑफिसर के पास, जो कि आर्टिकल 7 हमने बयान किया है, वो ये सेम आर्टिकल 7 और 8 तकरीबन सेम है। यानी यहां पर हमने ये कहा था कि आप किसी किस्म की इंफॉर्मेशन या एविडेंस नहीं ले सकते, यहां पर है आप इंफॉर्मेशन भी नहीं ले सकते किसी पब्लिक ऑफिसर से। आर्टिकल 9, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस जो आपके क्यूएसओ में बताया गया है, इसका मतलब है एक एडवोकेट की, एक लॉयर की अपने क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन है वो भी एक उसकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। तो एडवोकेट की और क्लाइंट की जो आपस की बातें हैं उनको भी वो सीक्रेट होनी चाहिए, उनको भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, किसी जगह पर जाकर आप इस किस्म की कोई गवाही नहीं दे सकते। एक बंदे ने मुझे आकर बताया था कि मेरा तो असल इशू ये था, तो बाद में वो निकला। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मस्ट बी सीक्रेट, अंडरस्टैंड। और आर्टिकल 9 आपका ये कहता है कि जो आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो क्लर्क्स पर भी लागू होता है और सर्वेंट्स ऑफ द एडवोकेट्स, एडवोकेट से रिलेटेड जो वहां पर क्लर्क्स हजरात होते हैं वो भी इस बात का ख्याल रखेंगे। तो ये जनाब आपके फर्स्ट 10 आर्टिकल थे क्यूएसओ के, कानून शहादत ऑर्डर के, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ा एक रिलैक्स होकर सुना होगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है आपका वो 100% क्लियर हो चुका होगा। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट 10 आर्टिकल्स आपको कभी नहीं भूलेंगे। उसकी वजह यह है कि मैंने जो कोर्ट की आपकी जो बेयर एक्ट की वर्डिंग है उसको मैंने बहुत आसान करके आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। ये वही बातें हैं जो अगर आप बुक से, बेयर एक्ट से ओरिजिनल पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि सर हमारा तो सर चक्कर आ गया, आर्टिकल की समझ नहीं आती। ये वही आर्टिकल है जो मैंने आपको कुछ मिनट्स में सारा क्लियर कर दिया है। तो आप अपने फर्स्ट 10 आर्टिकल को हाईलाइट कर लें, लाइन लगा लें कि आपके फर्स्ट 10 आर्टिकल क्लियर हो चुके हैं। अपने नेक्स्ट आर्टिकल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल्स लेकर आएंगे। इसी तरह से कुछ ही दिनों में, कुछ ही लेक्चर्स में आपका क्यूएसओ इंशाल्लाह 100% क्लियर हो जाएगा, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपको ये चीजें कभी भूलेंगी नहीं, क्योंकि ये आप वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, ये एक किस्म की फिल्म होती है जो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाती है। और एक दो दफा अगर आप रिवाइज कर लें तो फिर आपका ऐसे समझेंगे कि आपकी टिप्स क्लियर हो गई, अंडरस्टैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।